नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। कई बच्चों के कमेंट्स थे कि नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स में बहुत दिक्कत आ रही है और अगर इस बार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए तो हमारी लंका लग सकती है। इस वजह से ये वीडियो आज बना रहा हूँ ताकि आपका नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स का काम अच्छे से हो जाए और साथ ही साथ आगे इसको किस तरीके से थोड़ा पढ़ना है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, वो सारी चीज़ें भी बता देता हूँ। आज से बस आपको मैं 10 दिन का प्लान या 10 से 15 दिन का प्लान बताऊँगा ताकि आपकी नर्सिंग रिसर्च है वो ढंग से हो जाए। इतनी हो जाए या तो आप यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छे नंबर ला पाओ, या फिर इतनी हो जाए कि किसी छोटे मोटे एग्जाम में भी अगर 1-2 सवाल आते हैं तो वो आपकी रैंक को बढ़िया से ऊपर उछाल सकें। तो बात करते हैं भाई नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैं अब सीधा चलता हूँ अपने इस पेपर पर जहाँ पे छोटा मोटा जादू। अब देखो, सबसे पहले ये समझो कि अपनी जो नर्सिंग रिसर्च है उसके अंदर 8 यूनिट है, टोटल 8 यूनिट है। अब 8 में से 8 यूनिट बिल्कुल वाहियात है तो इसको छोड़ दो, यानी कि टोटल 7 यूनिट है। अब 7 में से 5 यूनिट है जो छोटी यूनिट्स हैं, इसमें से 2 यूनिट है जो बड़ी भारी यूनिट है। यानी कि कुल मिला के बात करें तो अगर आप किसी यूनिट को 2 दिन भी देते हो तो आप 14 दिन में नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स को पढ़ सकते हो। इसलिए अपन इसी को प्लान करके चलते हैं और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो थोड़ा इस साल के पर्पज़ से है। यहाँ जितने सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं उसमें से जिनको मैंने डब्बे में कैद कर रखा है उनको मेरे पिछले बैक बेंचर वाले विद्यार्थी जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये नैया को पार लगाने वाले सवाल है। और इसमें से जो सारे लिखे हैं वो ज़रूर पढ़ ले टॉपर वाला बच्चा, ताकि उसकी रैंक इधर उधर नहीं फिसले। और जो मैंने डिब्बे में डाले हैं और अंडरलाइन की है वो वाले बच्चे ज़रूर पढ़ें जो बीच के अंदर हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, अपनी रैंक को भी मेंटेन करना चाहते हैं, अपना नॉलेज भी मेंटेन करना चाहते हैं। तो चलो समझते हैं अपन ये सारी छोटी मोटी चीज़ें। अब जब आप पहली यूनिट के अंदर जाओगे, अब मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। देखिए, जब भैया आप पहली यूनिट के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि कुछ इस प्रकार की चीज़। तो देखो, अगर अपन फर्स्ट यूनिट के अंदर आए कि कौन कौन से अपने थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, तो शुरुआत ही नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स की होने वाली है इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ रिसर्च से। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ है जो मैं बता दूँ कि भाई एक तो होती है ओनली फॉर रिसर्च की डेफिनेशन और एक होती है भाई नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन। एग्जाम में अच्छे से देख लेना कि आ क्या रहा है ना। नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन पूछी है या रिसर्च की डेफिनेशन पूछी है, क्योंकि भाई कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं गलती से नर्सिंग रिसर्च में रिसर्च की डाल के आ जाते हैं तो वो गलत हो जाता है, वो एग्जामिनर नंबर नहीं देता है। और पहला सवाल मैक्सिमम जो पहला सवाल है वो आपकी फर्स्ट यूनिट से ही आने वाला है। हाँ, तो भाई जो पहला सवाल यहाँ पे है वो आपको सबसे पहले यही करना है, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ रिसर्च और नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन आपको याद करनी है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इसी 2 डेफिनेशन से जाने वाला है, क्योंकि नर्सिंग रिसर्च का कोई भी सवाल आएगा तो आप डेफिनेशन से जरूर स्टार्ट करोगे। इसलिए प्लीज़ 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 एक अच्छी सी डेफिनेशन तैयार कर लेना, उसको भी थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल वे के अंदर उसके पंच वर्ड्स को थोड़े बॉक्स में कैद करके लिखने वाली स्ट्रेटजी को अपना के एग्जाम में लिख के आना, थोड़े नंबर अच्छे आएंगे। ओके, अगली चीज़ पे चलते हैं, जो ये है कि एक सवाल आप ऐसे तैयार कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। देन अगला जो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ वो इस साल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो सवाल है स्टेप ऑफ नर्सिंग रिसर्च, इसमें आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के स्टेप आपको याद करने। अब मैं आपको उन बच्चों को भी बता दूं जो आगे कुछ किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस स्टेप से सवाल आता है। देन टाइप ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च के कौन कौन से टाइप हैं। देन सेकंड जो यूनिट है उसके अंदर भैया आपको सवाल याद करना है जो वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है वो, और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं एक अच्छी गुड प्रॉब्लम रिसर्च के या फिर रिसर्च प्रॉब्लम के या अच्छे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के। देन एक छोटा सा 4 नंबर का सवाल आप याद कर सकते हो, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या क्या फ़र्क होता है। देखो, ये जितनी भी नर्सिंग रिसर्च है ये स्टेप बाय स्टेप चल रही है, ये यूनिट सारी स्टेप बाय स्टेप है। जब भी नर्सिंग रिसर्च पढ़ने निकलो तो हमेशा 1 to एंड पे जाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 यूनिट पहले उठा ली, चौथी बाद में उठा ली, ऐसा नहीं होगा। पहले 1 नंबर, फिर 2, 3, 4, 5, 0 जैसा यहाँ कुछ नहीं है। ओके, देन थर्ड एक मैं सवाल बता रहा हूँ जो आपके पक्का इस बार एग्जाम में आना है और बड़ा सवाल आना है, जिसका नाम है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें भैया इसके प्रिंसिपल हो गए या फिर इसकी डेफिनेशन हो गई या फिर इसके स्टेप हो गए, इन सारी चीज़ों को जरूर याद करके जाना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे जरूर सवाल आएगा, ठीक है। देन एक छोटा सा 4 नंबर का टॉपिक सिन हाल याद कर सकते हो, कोच रेन करके जो टॉपिक है उसको भी याद कर सकते हो। अगर आपको किताबें खंगालने के बाद भी ये टॉपिक्स नहीं मिलते हैं तो आप जाइए सीधा साधा गूगल स्लाइड शेयर पर, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके, आगे चलते हैं, जिसमें 4th नंबर पे 4th यूनिट में क्वेश्चन रहेगा रिसर्च डिज़ाइन का। इसमें आप स्पेशली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को जरूर अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा डिफरेंट बनना, डिफरेंट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वर्सेज नॉन एक्सपेरिमेंटल पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जामिनर कई बार ऐसा करता है, क्योंकि रिसर्च में गिने चुने सवाल तो है, तो नए सवाल बनाने के लिए वो क्या करता है, इनके डिफरेंस को दे देता है। तो थोड़े बहुत डिफरेंस देख के जाना, क्योंकि जो भी बंदे इंटेलिजेंट होते हैं वो ये सब तो लिख के आएंगे लेकिन इन पे ध्यान नहीं देंगे। अब ये डिफरेंस वाले सवालों पे आप अगर पहले से ही थोड़ा काम करके जाते हो तो आपका एग्जाम में काम आसान हो जाता है, आपको पता रहता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, समय बचता है और दिमाग बचता है। सर्वे मेथड थोड़ा सा 4 नंबर के हिसाब से देख लेना, बाकी बड़ा सवाल या तो यहाँ से आता है या फिर यहाँ से कुछ 4 या 6 नंबर का सवाल आता है।
देन नेक्स्ट पे चलते हैं सैम्पलिंग। ओके, तो सैम्पलिंग की प्रोसेस हो गया, टाइप हो गया, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन हो गया इसमें, और इधर भी एक डिफरेंस आता है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में। इन दोनों के डिफरेंस पढ़ के जाना। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नॉन एक्सपेरिमेंटल या फिर प्रिंस के ऊपर किसी में से एक पे सवाल आ सकता है। देन अगला एक फेमस सवाल है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, जो एक हर स्टूडेंट को तैयार करना है ना। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका डेफिनेशन जरूर अच्छा खासा याद कर लेना, इसके स्टेप देख लेना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। एक पायलट स्टडी करके छोटा सा टॉपिक है, 4 नंबर के हिसाब से तैयार कर लेना, ये भी बहुत ही पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, जो चीज़ गोले में है उसको इस साल बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना। बाकी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है मुझे लग रही थी कि ये सही है वो बता दी है। देन एक इस बार बड़ा क्वेश्चन बन सकता है एनालिसिस ऑफ डाटा पे, जिसमें स्टेप और डेफिनेशन क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है, टेबुलेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं डाटा का, ये सवाल यहाँ से भाई बड़ा बन सकता है। क्योंकि कई साल हो गए हैं मैंने देखा नहीं है कि एनालिसिस ऑफ डाटा पे एक अच्छा सवाल नहीं बना है। और जब भी पेपर पैटर्न चेंज हुआ, जैसा आप सब जानते हो RUHS हर साल या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज़ है हर साल अपना एक स्टेप अप मॉडिफाई करती है, तो उसके हिसाब से आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। इसलिए रिस्क नहीं लेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे। देन भाई आती है स्टैटिक्स। मुझे पता है आप सबने मैथ्स को छोड़ने के लिए ही बायोलॉजी ली थी, और बायोलॉजी के अंदर भी आप फिजिक्स से पीछा छुटा लो इसलिए आपने नर्सिंग ली थी। लेकिन गाइज यहाँ पे स्टैटिक्स फिर से आपका माथा खाने वाली है, क्योंकि मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन तक आप कर सकते हो, लेकिन अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सवाल आ जाए तो भाई छोड़ देना। अगर ऑप्शन में हो तो छोड़ देना, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाए और अगर ऑप्शन में हो छोड़ने का तो छोड़ देना, क्योंकि भाई ये सवालों के चक्कर में पूरा 3 घंटा निकल सकता है, ठीक है, और आपका आंसर भी सही नहीं आएगा। मीन, मोड, मीडियन सरल आपको दिखे तो आप कर लेना। बाकी स्टैटिक्स का सवाल कई बार तो ऐसे ऑप्शनल ही आता है, ठीक है, तो आप कई बार इस तरीके से भी भाई जस्ट आपको पास होना है तो स्टैटिक्स मत पढ़ना, लेकिन अच्छे नंबर लाने हैं तो स्टैटिक्स पढ़ के जाना, बट उसमें मीन, मोड, मीडियन तक ही रिस्क लेना, इससे ज़्यादा रिस्क मत लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ों के चक्कर में आपकी लंका लग सकती है। देन आते हैं भाई टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस और टाइप ऑफ एरर। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, ये टाइप ऑफ एरर जिसमें अल्फा और बीटा एरर है, इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना। मुझे जहाँ तक लगता है इस बार यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ बदलाव हो तो स्टैटिक्स से ये जो थियोरेटिकल सवाल है वो आ सकते हैं, जैसे लाइक टी टेस्ट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 4 नंबर में, एनोवा टेस्ट या काई स्कोर टेस्ट पे पूछ सकते हैं, पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक में डिफरेंस पूछ सकते हैं, और डेस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिक्स में फ़र्क पूछ सकते हैं। इसलिए जो अंडरलाइन कर रखा है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना, और जो गोले में है उसको थोड़ा बहुत बढ़िया से पढ़ के जाना, ठीक है। देन जो फाइनल यूनिट इसकी आती है वो आती है कि रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, है ना, जिसमें भाई यूटिलाइजेशन और कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं, तो इनका ये है। अब देखो मैं आपको कुछ स्टेप बता देता हूँ नर्सिंग रिसर्च में अच्छे नंबर लाने के कुछ तरीके। देखो सबसे पहली चीज़ जो ये है रिसर्च के एग्जाम में एग्जामिनर को खुश करेगी वो है आपका पेपर प्रेजेंटेशन। भाई थोड़ा सा जैसे सिंपल सोबर लिखना चालू करो, ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज अपने रिसर्च में यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा है उसको भी इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो इस वजह से भाई जैसे जस्ट लाइक आपने जो भी डेफिनेशन लिखी है, चीज़ों की डेफिनेशन लिखा करो, चाहे उसको तोड़ मरोड़ के लिखो आप, और हर डेफिनेशन को थोड़ा टुकड़ों में तोड़ के उसके 2-3 पंच वर्ड को तो इस इधर बॉक्स में डाल के आ ही जाया करो, है ना। जैसे भाई आपने पूरी रिसर्च की डेफिनेशन लिख दी, उस डेफिनेशन को लिखने के बाद उसके जो भी 2-3 पंच वर्ड हैं, है ना, उनको यहाँ इन बॉक्स में लिख के आ जाया करो, चाहे रिव्यू ऑफ लिटरेचर की डेफिनेशन हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो। और डेफिनेशन ही याद करने में थोड़ा जोर आता है, बाकी चीज़ें तो मन से याद हो जाती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, रिसर्च में बहुत सारी चीज़ों के स्टेप्स हैं, और स्टेप लिखने के कुछ स्पेशल तरीके होते हैं। जस्ट लाइक आप इस तरीके से टेबुलेट करके बना सकते हो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी टेबल्स, या फिर आप कुछ ऐसे तरीके भी यूज कर सकते हो, जैसे जस्ट लाइक आपने इस गोले बनाकर एक पूरा गोला ही बना दिया, सर्किल ही बना दिया, और देन इसके अंदर आपने नंबर डाल के उनके स्टेप्स लिखे। इन तरीकों से भी आपका एग्जामिनर खुश होता है, और लेडी एग्जामिनर हुई तो पक्का खुश होगी कि मेरे बच्चे ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। और इस वजह से आपके जैसे मान लीजिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर के आप स्टेप लिख रहे हो और आपने इस तरीके से आपने एग्जाम में लिख करके आया हो, तो आपको पक्का नंबर मिलेंगे भाई, इस मेहनत के तो नंबर मिलते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि छोटी छोटी चीज़ों की डेफिनेशन लिखा करो। जस्ट लाइक आपको मान लीजिए सैंपल आपको पर्टिकुलर सैंपल की डेफिनेशन नहीं पूछी है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने सैंपल वर्ड यूज़ किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जस्ट लाइक आपका कॉपी ऐसा है तो कॉपी के अंदर भाई यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा बादल बना दो, और उस बादल में इधर सैंपल लिखो और उस सैंपल की छोटी सी डेफिनेशन लिख के आ जाओ, ठीक है। सचमुच बहुत ही कसम से बहुत प्यारी लगेगी, वो खुद ढूंढेगा आपको कि ऐसा कौन सा बच्चा था जिसने ये सब किया, और फिर आपके नंबर आपके दोस्त भी सोचेंगे कि इसके इतने नंबर कैसे आ सकते हैं, फर्जी नंबर दिए होंगे। और तीसरी चीज़ ये है, आपको तिकड़म करना आना चाहिए। जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन में आए नहीं आए, लेकिन कॉपी में ऐसे दिखा करके जरूर आना कि मुझे सब आता है, ठीक है। और मैथमेटिकल वैल्यूज़ में ज़्यादा कुछ करेक्शन मत करना, ऐसा नहीं है कि वो गिनने बैठेगा। और एग्जाम में अगर टाइम मिल जाए तो एक बार मीन, मोड, मीडियन की वैल्यू डिस्कस जरूर कर लेना दोस्तों से, कोई कोड वर्ड दे देना एग्जामिनर। और अगर ये वाला वीडियो देख रहा है तो एग्जामिनर एक बार स्किप कर देना भाई, एग्जाम में बैठो तब अपने दोस्त को कोड दे देना कि मीन, मोड, मीडियन कितना आता है, एक बार चिल्ला देना। एक बार चिल्ला देने से टीचर यही बोलेगा कि चुप हो जा, है ना, ये नहीं बोलेगा कि क्यों बोला, ठीक है। तो हल्का सा चिल्ला के कन्फर्म कर लेना बस,
इससे क्या है कि भाई तुम श्योर रहोगे। और फिर भी अगर लास्ट में तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तुमने सब कुछ कर दिया है और अब लग रहा है कि भाई तुम्हें जो लिखा है वो गलत है, तो 2-4 जनों से पूछ के जो भी मीन मोड मीडियन आ रहा है एटलीस्ट आंसर लिख लेना। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर बस वो देखता है फाइनल वैल्यू, वो ऐसे नहीं गिनेगा कि 4x6 लिख रखा है तो उसका वो कैलकुलेशन सही है या नहीं है ना। तो इस तरीके से कुछ ऐसे छोटे मोटे तिकड़म आप यूज करके भी अपने एग्जाम में थोड़े अच्छे नंबर ला सकते हो। बट ये थोड़ी बहुत चीज़ आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करती है। बाकी मुझे पता है आपकी किस्मत कैसी है, इसलिए थोड़ी मेहनत पर ध्यान देना और थोड़े बहुत ऐसी कलाकारियों पे ध्यान देना। जस्ट लाइक आप इस तरीके का प्रेजेंटेशन एग्जाम में करके आ सकते हो। अगर आपने कोई डेफिनेशन लिखी है और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है तो प्यारी चीज़ों को और प्यारा बनाना सीखिए। जैसे कि जस्ट आपने ऐसे बॉक्स में कैद कर दिया, देन यहाँ पे 2 लाइन कर दी, कितनी प्यारी लग रही है, ओके, देन यहाँ से आप उस डेफिनेशन को लिखिए और इस तरीके से लिखिए। मतलब जान फिदा कर दे एग्जामिनर, अपने बच्चों को ये दिखाए कि यार देख ऐसे लिखा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। भले ही वहाँ पे बिल्कुल तुमने गलत लिखा है, तुम्हें अंग्रेजी के अंदर टेंस का इज एम आर भी नहीं आता है, तुम्हें ये भी नहीं पता है द कहाँ लगता है, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, लेकिन तुम्हारी लकीरों में लगना नहीं चाहिए कि तुम अंग्रेजी के फ़कीर हो। ओके, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें बेटर होगी, ये कुछ तरीके बेटर होंगे। और 2 पेन ज़रूर यूज़ कर लेना, ब्लू और ब्लैक, ये डेडली कॉम्बिनेशन है जो आपके एग्जामिनर को फिदा करेगा। लाल कलर का पेन यूज़ मत करना वरना दिक्कत हो सकती है, और हरा मत करना, ठीक है, होली नहीं खेलनी हमें। तो इस तरीके से आपका ये रिसर्च का काम हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक आगे की एग्ज़ाम के लिए। मैं कोशिश करूँगा और बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। सब्सक्राइब करके जाना।